नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। और इंतजार होगा ना आपको कि चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन चुनाव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसलिए आज हमारे वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी जी आपके साथ जुड़ेंगे और पूरी सटीक जानकारी देंगे कि आपके वार्ड में कौन आगे है और कौन पीछे, और कौन तीसरे या चौथे नंबर पर आ रहा है। यानी कि एक प्रकार से हम आपको आज बताएंगे एग्जिट पोल आपके वार्ड का क्या है। थकान उतरी हिमांशु? थकान उतरी भी, थकान बढ़ी भी। चुनाव के बाद भी थकान बढ़ी। वैसे तो चुनाव से पहले, चुनाव के बाद थकान उतर जानी चाहिए क्योंकि बहुत कशमकश होती है, लेकिन उसके बाद थकान और बढ़ी। आमतौर पर थकान उतर जाती है 2 तारीख के बाद, लेकिन 3 दिन तक थकान और बनी रही क्योंकि जी जी बिल्कुल, क्योंकि थकान मानसिक तौर पर कह सकता हूं। थकान इसलिए बनी रही हिमांशु कि थकान इसलिए बनी रही क्योंकि हम एक लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव में कौन आगे, कौन पीछे, कौन फाइट में, किसका शोर, इस तरह का एक विश्लेषण करने में लगे हुए थे। इस बार माथा ठनक गया हिमांशु। इस बार आमतौर पर हम शाम को जब निकलते हैं बस्तों के बूथों के हिसाब से हम बहुत कुछ जजमेंट हो जाती है किस बूथ पर, किस बस्ते पर ज्यादा भीड़ है। लेकिन इस बार माथा ठनका हुआ है। माथा इस कदर ठनका हुआ है कि 3-4 दिन तक तो समझ में ही नहीं आया कि लोग क्या कह रहे हैं, जो चुनाव लड़ने वाले क्या कह रहे हैं। उन्हें खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि हम क्या प्रिडिक्ट, हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है, क्या प्रिडिक्ट करें। उन्हें खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था। वजह ये हिमांशु कि इस बार जो चुनाव थी इसमें 2 बड़ी दिक्कतें थी। एक तो ये दिक्कत थी कि मेयर का चुनाव और पार्षद का चुनाव वैसे तो अमूमन इकट्ठा ही होता है, लेकिन इसमें क्या था, इस बार जो सिंबल अलॉट हुए, इस बार सिंबल अलग अलग अलॉट कर दिए गए। जैसे बीजेपी की प्रत्याशी रेणु बाला, उनको 2 नंबर सिंबल अलॉट हुआ मेयर के रूप में। लेकिन कई जगह ऐसी थी जब नाम से कैलकुलेशन की गई तो बीजेपी को 1 नंबर दे दिया गया, किसी जगह बीजेपी को 3 नंबर दे दिया गया पार्षदों में। एक तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता रहा ये पूरा का पूरा मामला। दूसरी वजह ये थी कि कई जगह कास्टिज्म का भी शोर मचा, कास्टिज्म को लेकर के भी वोटिंग हुई है। कई जगह इस तरह की बातें हुई कि निचले स्तर पर भाजपा में अंदर खाते कहीं ना कहीं टांग खिंचाई हो रही है। एक वर्ग, मतलब कुछ लोगों का एक समूह जो है वो इस बात की जुगत में था, जिन्हें टिकटें नहीं मिली या जो लोग नाराज हो जाते हैं, वो टांग खींचने में था। तो उन्होंने अपने तरीके से एक मैसेजिंग कर रखी थी, तो उसको भी भांपना था कि उस मैसेजिंग का कितना असर हुआ, कास्ट का कितना असर हुआ, ये तमाम चीजों को खंगालना था, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो कि ये चुनाव सरकार बनाम विपक्ष का है, ये सरकार कहीं एंटी इनकम्बेंसी का है, तो वो कहीं कुछ माहौल नहीं था। भाई सरकार बनाम विपक्ष का ये चुनाव नहीं था, कांग्रेस बनाम बीजेपी का ये चुनाव पूरी तरह से नहीं दिखाई दिया कि खास तौर पर वार्ड स्तरों पे एंटी इनकम्बेंसी का कोई इस तरह का नहीं था। भाई विकास नहीं हुआ, इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं या इसलिए बदलाव चाहते हैं। फिर लोगों की जो निचले स्तर पर टिकटें अलॉट हुई भाजपा की और इस तरह से, तो वहां पर भी कुछ जगह चुनौती पेश आई कि कुछ लोग कैंडिडेट किसी को चाहते थे, टिकट किसी को मिल गया, तो वो भी एक परेशानी खड़ी हुई बीजेपी के सामने। तो ये तमाम तरह की चीजें थी जिसने हमें ये सारी चीजों को कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम ले लिया, बड़ा टाइम ले लिया। हम बताएंगे एक के बाद एक, सभी वार्ड का जिक्र करेंगे आपसे, एक के बाद एक 20 वार्ड, कहां पर कौन आगे है, किस पार्टी का उम्मीदवार आगे है। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यह है, वोटिंग इतनी कम क्यों हुई? हिमांशु, वोटिंग कम होने की कई वजह है। पहला कारण मैं ये मानता हूं कि एक तो लोगों में, आम पब्लिक में अवेयरनेस नहीं थी। वो हर चुनाव में ही लोगों में ना सुस्तपन रवैया रहता है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है लोगों को भाई वोटिंग पोलिंग स्टेशन पर ले जाने के लिए। और दूसरी बात ये थी
कि कांग्रेस वालों को लग रहा था हमने तो हार ही जाना है, तो इसलिए वोट करने क्यों जाए, भाजपा वालों को लग रहा था हमने तो जीत ही जाना है, तो इसलिए वोट करने क्यों जाए। ये दोनों तरफ से वोटिंग परसेंटेज गिरने का एक आपको कारण लगता है इस चुनाव में थोड़ी सी और ज्यादा उदासीनता थी? क्योंकि देखिए अभी चुनाव होके गया हिमांशु, आपने देखा होगा हरियाणा का चुनाव 3 महीने पहले 4 महीने पहले हुआ, बीजेपी ने सरकार बनाई। इसके बाद दिल्ली का चुनाव हुआ, वहां बीजेपी ने सरकार बनाई। एक उदासीनता आ जाती है जब मुकाबला बराबर का नहीं होता, या जब लोगों को लगता है भी हमारे वोट से कोई बहुत ज्यादा चेंजेस या फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो लोग ये भी सोचते हैं कि एक साल में हम 3-3 बार वोट ही डालने के लिए बैठे हैं। ये भी था कुछ, आपको पता है मैच भी था उस दिन न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, वो 2:30 बजे के बाद था। हिमांशु देखो लोगों में, मैंने आपको बताया ना, पहला कारण तो ये था कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने भी उतनी परसेंटेज में वोट नहीं किया जितना बीजेपी के परसेंटेज में वोट नहीं गया। ये दोनों तरफ से गिरावट हुई है, यानी अगर आप सोचो कि बीजेपी का ही वोट पोल गिर गया, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ वोट पोल गिर गया, क्योंकि उन्होंने, मैंने बताया ना आपको, उनमें भी उदासीनता थी और उनमें भी उदासीनता थी। बिल्कुल उदासीनता थी। शायद इस वजह से देखने को मिला कि तकरीबन 3,01,915 वोटों में से महज 1,48,000 के आसपास वोटिंग होती है। अब जानते हैं वार्ड नंबर 1 वाले, अपनी दिल की जो धड़कन है वो आपकी तेज हो गई होगी, मुझे मालूम है, लेकिन सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि वार्ड नंबर 1 का एग्जिट पोल क्या कहता है। बारीकी से विश्लेषण, लगातार 4 दिन से विश्लेषण किया जा रहा था। वार्ड नंबर 1 से शुरू करते हैं, और वार्ड नंबर 1 में कौन कौन उम्मीदवार और कैसा उनका परफॉर्मेंस, फिर हार जीत पर बात। हिमांशु, इस वार्ड में सुभाष कोच की पत्नी सुदेश रानी बीजेपी की सिंबल पे थी, और सुदेश नाम की जो महिला है वो अंकित चौहान है, शायद उनकी पत्नी है, वो कांग्रेस की टिकट पे थी। आमने सामने का मुकाबला, कोई ट्रायंगुलर फाइट नहीं थी, आमने सामने की ये टक्कर थी। सुभाष कोच पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, टॉस में हार गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उनकी किस्मत जो है वो बुलंद है और खुलने जा रही है। मार्जिन भी जानूंगा, लेकिन उनकी किस्मत देखिए, हम एकदम से बता देना कि सुभाष कोच की जो वाइफ है, धर्म पत्नी सुदेश रानी, इस वार्ड में आगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। याद रखिएगा, लिख कर रखिएगा कि आज के दिन, आज तारीख है हिमांशु 6 तारीख को अभी ने जो एग्जिट पोल दिखाया था, वो एग्जिट पोल बहुत करीब, मतलब सटीक बैठेगा, क्योंकि हमारे पसीने छूटे हैं, तो लोग भी ये जानना चाहते थे कि वार्ड नंबर 1 का क्या होगा। वार्ड नंबर 1 में सुदेश रानी, सुभाष कोच की धर्मपत्नी आपको बढ़त बनाते हुए दिखेंगी और 2,500 से 3,000 के मार्जिन से जीती हुई दिखाई देंगी। 2,500 से 3,000 वोटों से वो जीत सकती हैं। वार्ड नंबर 1 का जिक्र हुआ है, सुभाष कोच की धर्मपत्नी सुदेश रानी वहां से जीत रही हैं। ये अभी ब्रेकिंग का एग्जिट पोल कहता है वो कांग्रेस की उम्मीदवार सुदेश रानी को ही मात दे सकती हैं। हम ऊपर की भी बात करें, इसी वार्ड टू वार्ड, बिल्कुल वार्ड टू वार्ड बात करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। मेयर पद के लिए रेणुबाला गुप्ता बीजेपी से, मनोज वधवा कांग्रेस से, वार्ड नंबर 1 में कौन बढ़त बना सकता है वो भी आप बता दीजिए। हिमांशु, इस वार्ड में बहुत एक सारे गांव भी आते हैं। उचानी इस वार्ड में आता है, जहां से नवीन कुमार जो पूर्व पार्षद थे, डिप्टी मेयर भी थे, वो वहां के रहने वाले हैं। झंझाड़ी गांव आता है, यहाँ पे बलड़ी गांव आता है। अगर इन तीनों गांवों को, और ये बसंत विहार का इलाका इसमें आता है, अगर ये टीकरी का एरिया भी इसमें आता है, इस वार्ड में। अगर हम सारी कैलकुलेशन करें हिमांशु, तो इस वार्ड का जो तत्सार निकल के आया, जो निचोड़ निकल करके आया है, वो ये निकल के आया है कि बलड़ी में जो है वो रेणुबाला गुप्ता बढ़त बनाएंगी। उचानी में है, वहां पर बराबर का मुकाबला रह सकता है, शायद 50-100 वोटों का हो सकता है मनोज वधवा फालतू ले जाए। और अगर झंझाड़ी की बात करें तो वहां भी कांटे की टक्कर दोनों के बीच में रह सकती है। और अगर अब हम बात करें इधर बसंत विहार की साइड, वहां बीजेपी हावी रह सकती है। तो कुल मिलाकर के करीब 1,500 से 2,000 वोटों की लीड यहां से भाजपा को मिल सकती है, ऐसा अनुमान है। ये कोई इस तरह से नहीं है कि मैंने 1,500 2,000 बोली है तो वो 1,400 नहीं हो सकती, वो 1,000 नहीं हो सकती, या वो 1,700 नहीं हो सकती, वो 1,700 नहीं हो सकती। तो जो आंकलन है, और 1,500 वोटों के आसपास, ये मैंने बात सिर्फ
ये इन्हीं वार्ड के लोगों से बात नहीं की, बल्कि कैंडिडेटों से भी बात की, और साथ ही साथ मैंने कांग्रेस के लोगों से भी बात करके ये आंकड़ा तैयार किया है। हाँ बिल्कुल, सभी से आपने बातचीत की है। बता दें कि वार्ड नंबर 1 का पहले जो रिजल्ट एग्जिट पोल अभी अभी ब्रेकिंग की तरफ से वो ये है, सुदेश रानी वहां से लीड कर रही है, जो बीजेपी की कैंडिडेट है, तकरीबन 2500 वोटों के आसपास से। और अगर बात करें जी जी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दिखने को तो जो नवीन कुमार है, एमसी जो है, पूर्व एमसी, वो भाजपा के साथ लास्ट के दिनों में नजर आ रहे थे, लेकिन उनको लेकर कुछ अफवाहें भी हैं जिनकी चर्चा हम चुनाव के बाद करेंगे। जब नतीजे घोषित हो जाएंगे तब हम ये साफ करेंगे कि किस एरिया से कितने वोट क्यों मिले, या इसको ज्यादा वोट। क्योंकि उचानी गांव की मैं बात करूं तो उचानी गांव में वो खुद रहने वाले हैं, वहां पर अगर वोट बट रहा है तो ये भाजपा के लिए भी चिंता की बात है। कहीं ना कहीं वो कुछ संकेत कुछ और तरफ भी करता है, लेकिन इस बार से ओवरऑल बीजेपी जीत रही है। हाँ, और ये जानेंगे कि कहां पर कितने वोट मिले, विश्लेषण जरूर करना होगा। ये चुनाव के बाद की ओरिजिनल रिजल्ट क्या आता है। वो गाड़ी को डेंट पड़ा तो किसने वो डेंट मारा, क्या उसी ने डेंट मारा, क्या वो डेंट मार सकता था, या ये डेंट के कारण कुछ और थे, क्या पता वहां पर फायदा हो जाए। तमाम चीजें हैं, वो विश्लेषण होगा, और विश्लेषण होगा 12 तारीख शाम को ही। और वार्ड नंबर 1 से अगर मेयर पद के लिए बात करें तो रेणुबाला गुप्ता 1500 वोटों के आसपास आगे चल रही है, 1500 2000 के आसपास आगे चल रही है। वार्ड नंबर 1 का जिक्र हो रहा था। वार्ड नंबर 2 काफी अहम वार्ड था ये, मतलब क्योंकि विकास कंबोज उनकी पत्नी मैदान में थी और लगातार वो मीडिया के सामने भी आ रहे थे। उधर से बेबी पाल मैदान के अंदर थी, और भी तमाम उम्मीदवार मैदान में। देखो हिमांशु, यहां पर कुल 14,553 वोट थी, पोल बहुत कम हुई, 7,045 वोट पोल हुई, यानी 50% से भी कम वोट पोल हुई। और इस वार्ड का अगर आंकलन करें तो सभी अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं। मैंने अभी विकास कंबोज को फोन लगाया, मैंने कहा आपको कितने वोट मिल रहे हैं, तो उनका कहना था कि मैं 3000 वोट तो मेरे को मिल रहे हैं। और जो उन्होंने ये भी बताया कि सीमा देवी के साथ मेरी टक्कर है, और उन्होंने ये भी बताया, दावा किया कि बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर है। लेकिन जो हमने यहाँ पर एग्जिट पोल किया है, या जो हमने लोगों से आंकलन लगाया है, जो हमने आंकलन किया है या लोगों से बातचीत की है, तो यहाँ बेबी पाल जो बीजेपी की है वो जीतती हुई नजर आ रही है। एक अच्छे मार्जिन से, एक कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ वो आगे बढ़ रही है। मतलब आसान जीत बेबी पाल की हो सकती है, होगी जीत, मतलब आप ये लिख लीजिए, क्योंकि ये बड़ा महीन आंकड़ा है। कांग्रेस को शायद यहाँ पर तीसरे नंबर पर जाना पड़े। जैसे कहते हैं ना पार्टी वाले कि बूथ लेवल तक गए हैं, वैसे ही देवेंद्र गांधी जी और हमारी टीम लगातार बस्तों पर जाकर, बूथों पर जाकर, गली नुक्कड़ पर जाकर लोगों से बात करके ये एग्जिट पोल आप तक लेकर आई है। वार्ड नंबर 2 में बीजेपी की उम्मीदवार बेबी पाल जीतती हुई नजर आ रही है। यहां बताना जरूरी है कि बेबी पाल बीजेपी की तरफ से, आरती कंबोज कांग्रेस की तरफ से। आरती एक आजाद है, वो खड़ी थी, आरती पंचाल आजाद उम्मीदवार थी। गुरप्रीत भिंडर ने उन्हें समर्थन दे रखा था, उनका नीचे नाम भी लिखा था। अच्छा। एक सीमा देवी है, वो सोनू कश्यप की शायद वाइफ है या उनके परिवार से हैं, तो उनको समर्थन कर रहे थे पूर्व पार्षद बलविंदर सिंह, जो उस वार्ड के पहले पार्षद थे, वार्ड नंबर 2 के। लेकिन वो तो कांग्रेस की। हिमांशु देखिए, वो आपको जो बाहर दिखता है वो अंदर कुछ फ्रेम, पीछे कुछ है। वार्डों में अलग तरह का राजनीति होती है, ऊपर की राजनीति कुछ और तरह से है। वो ऊपर मनोज वधवा को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नीचे सीमा देवी को वो सपोर्ट कर रहे थे। आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं, आप इतने गहराई में अगर गए हैं, 2 नंबर पर टक्कर किसके साथ है? बेबी मुझे ऐसा लगता है बेबी पाल की टक्कर जो है वो सीमा देवी से होने वाली है। शायद कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर ना रहे। मतलब टक्कर जो है दूसरे और तीसरे की आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से दूसरे और तीसरे के लिए हालांकि सभी अपना दावा करेंगे हिमांशु, बिल्कुल कि अब तो अब हम ये जो हम सर्वे दिखा रहे हैं, इसका कोई चुनाव पर असर नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर हमारा सर्वे गलत होगा तो लोग हमें झूठा कहेंगे, कमेंट में कहेंगे तुम इस तरह से हो, तुम उस तरह से हो, हमें गाली पड़ेगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि भाई हम क्या बता रहे हैं लोगों को। तो बेबी पाल बीजेपी की वार्ड नंबर 2 से साफ तौर पर जीतती नजर आ रही है। वार्ड नंबर 1 से सुदेश रानी बीजेपी के खाते में ये टिकट जाती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 2 से बेबी पाल बीजेपी की उम्मीदवार जीतती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 2 से ऊपर की बात करें, वार्ड नंबर 2 में भी यही सनेरियो वाला दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर
मनोज वधवा आगे हैं, लेकिन जो आंकलन सामने है वार्ड नंबर 2 से भी भाजपा, देखिए जब नीचे का कैंडिडेट जीतता ना हिमांशु, तो ऊपर वाला कैंडिडेट भी 90% 95% जीतता है। ऐसी संभावना बहुत कम होती है कि नीचे का कैंडिडेट कुछ और वोट ले जाएगा ऊपर का, क्योंकि लोग इतने मान लो इतने वो नहीं है। जब आपने देखा कि लोग इतने जागरूक होते तो 70% तक वोटिंग हो जाती। लोग तो घर से निकलते एक मन बनाकर टी जाके बटन दबा देते। मुझे लगता है कि जो हमारा जो आंकलन है उसमें वार्ड नंबर 2 में भी भाजपा बढ़त बनाएगी। भाजपा वार्ड नंबर 2 में मेयर पद के लिए भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग वार्ड, वो इसलिए क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी खुद वहां पर पहुंचे थे और राजेश अरोड़ा बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में रैली करते हुए नजर आए थे। वार्ड नंबर 3 काफी अहम वार्ड। वार्ड नंबर 3 वाकई ही बहुत अहम वार्ड है। इस वार्ड से कृष्ण रोड जो है वो टिकट चाहते थे भाजपा की और उन्होंने बगावत कर दी थी। उनको टिकट भाजपा ने नहीं दिया, चुनाव लड़ा उन्होंने चुनाव लड़ा। राजेश अरोड़ा को बीजेपी ने टिकट दिया। पप्पू लाठर जो है वो वहां से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े, जो कि कांग्रेस के नेता है। देखिए कांग्रेस के नेताओं को इस बात का कॉन्फिडेंट नहीं था कि कांग्रेस यहां से जीत सकती है, क्योंकि ऊपर सेंटर में सरकार बीजेपी की, स्टेट में सरकार बीजेपी की, तो उन्हें उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की टिकट लेना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बीजेपी को जो पप्पू लाठर को चाहते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कृष्ण रोड को चाहते होंगे, बहुत सारे लोग जो है वो राजेश अरोड़ा को चाहते होंगे। तो इसलिए टिकट लेने से सभी लोग बचे। कांग्रेस ने सपोर्ट करने की कोशिश की पप्पू लाठर को, लेकिन पप्पू लाठर ने कहा कि मुझे सपोर्ट आपका नहीं चाहिए, मैं आजाद लड़ूंगा, मैं ना सपोर्ट लेता ना मैं सपोर्ट आपसे मांगता। अगर यहाँ की बात करें तो देखिए 3 कैंडिडेट हैं, हालांकि पप्पू लाठर, राजेश अरोड़ा और कृष्ण रोड, ये 3 कैंडिडेट है। मैंने इन तीनों कैंडिडेट से हिमांशु बराबर बात की। देखिए जो वहां पर खड़ा है, हम तो एक लोगों से 20 लोगों से 50 लोगों से जाकर के राय लेते हैं, और 50 लोग कई बार हवा को देख के भी अपनी राय देते हैं। भाई हवा का रुख ये है तो इसका नाम ले दो, हवा का रुख ये है तो इसका नाम ले दो। तो अगर यहाँ की मैं बात करूं तो पप्पू लाठर, राजेश अरोड़ा और कृष्ण रोड, तीनों से मैंने बात की। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो पप्पू लाठर की लगी हिमांशु। हालांकि कृष्ण रोड और राजेश अरोड़ा इन दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। इन्होंने कहा कि हम जो है, यहाँ जो वोट थी टोटल 15,800 और 8601 वोट जो है यहाँ पर पोल हुई, 50 के आसपास, 55 लगभग 53 54 के आसपास यहाँ वोट पोल हुई। पप्पू लाठर का जो बयान है वो, उनका बयान ये है कि यहाँ मैं ट्रायंगुलर फाइट मान रहा हूं, मैं अपने आप को इस तरह से नहीं कह रहा कि मैं सेफ पोजीशन में हूं। कृष्ण रोड कहते हैं कि मैं सेफ पोजीशन में हूं, और राजेश अरोड़ा कहते हैं कि मैं सेफ पोजीशन में हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पप्पू लाठर जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। पप्पू लाठर एग्जिट पोल के हिसाब मुझे से, ऐसा लगता है, आपकी राय के हिसाब से कि वो ये सीट निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर ट्रायंगुलर फाइट वाकई में ही लग रही है, क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो बना और हम भी वहां पर गए तो तमाम बातें सामने आई, और ये सीट कोई हल्के में सीट, इस सीट को नहीं लिया जा सकता। इस सीट को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन पप्पू लाठर के खिलाफ विरोध नजर नहीं आया मुझे वहां पर। अब कृष्ण जो रोड है वो भी बीजेपी से थे, तो बीजेपी में बगावत हुई है एक तरह से वहां पर। राजेश अरोड़ा को बीजेपी ने, अब देखने वाली बात यह है कि पिछला जो चुनाव था, ये विधानसभा का जो चुनाव गया, उसमें करीब 1500 वोटों की लीड, घरौंडा कंस्टिट्यूएंसी का ये लगभग एरिया पड़ता है, तो उसमें 1500 वोटों की लीड मिली थी बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर कल्याण को। तो अगर इस 1500 को काट देते हैं, और क्या बीजेपी का वोट इंटैक्ट है वहां पूरी तरह से, क्योंकि कृष्ण रोड जो ले गए अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, वो कितना एक डेंट पहुंचा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये लोकल स्तर का चुनाव होता है, मुंह मुलाजे का चुनाव होता है। तो इस वार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि पप्पू लाठर कंफर्टेबल पोजीशन में है, और ऊपर का जरूर आप पूछना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, यहां पर वार्ड नंबर आपने 2 बता दिए, तीसरा भी बता रहे हैं, पप्पू लाठर यहां से जीत सकते हैं, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट जरूर है यहां पर, और ये बात खुद पप्पू लाठर भी मानते हैं। ऊपर का सिनेरियो बेहद जरूरी। देखिए ये इस सीट पर हिमांशु दावे तो सभी कर रहे हैं, हम जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस वार्ड से रेणु बाला को शायद कुछ कम वोट पड़ सकते हैं।
कम वोट मिल सकते हैं। हाँ, इस वार्ड से जो 2 वार्डों में वो जीत रही हैं, तो इस वार्ड से अपेक्षाकृत उन्हें कम वोट मिल सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। बिल्कुल। अगर वो इस वार्ड से लीड करती हैं तो आप मानिए कि वो 20 की 20 वार्डों में लीड करेंगी। अगर रेणु बाला गुप्ता वार्ड नंबर 3 में भी लीड करती हैं तो ये अभी अभी ब्रेकिंग और साथ ही साथ देवेंद्र गांधी जी ने जो आंकलन किया है वो ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि 20 के 20 वार्ड में रेणु बाला गुप्ता लीड करेंगी, लेकिन यहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है, जो उन्होंने आंकलन मापा है, देखा है, लोगों से बात की है, यहां पर उन्हें कम वोट मिल सकते हैं, बकाए बच जाए, ऐसा लगता है। थोड़ा बहुत 100 200 400 वोटों का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन एक बात यह भी है कि यहाँ पर जो पूर्वांचली वोट है वो बड़ी संख्या में है, 2-2.5 हजार वोट वहां पर पूर्वांचली समाज का भी है। क्या कृष्ण रोड वाला जो वोट है वो भी डाउटफुल क्रिएशन? देखो, कृष्ण रोड से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने तो वोट डलवाया है मनोज वधवा को, और पप्पू लाठर जो है साइलेंट रहे हैं, उन्होंने ना मनोज वधवा का पक्ष लिया है और ना ही रेणु बाला का पक्ष लिया है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू यह है कि जाट समाज का कुछ वोट जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नरिंदर सांगवान चुनाव से ठीक पहले भाजपा में आ गए थे और उनका इंपैक्ट है इस वार्ड में। अगर उन्होंने घरोंडा एरिया में उन्होंने अगर जोर लगाया होगा कुछ अंदर खाते। लेकिन बात यह भी है कि क्या वो अपने समाज के खिलाफ गए होंगे, तो ये भी एक बात है। मुझे लगता है कि यहां से रेणु बाला ये मेरा आंकलन है, या रेणु बाला अगर लीड करती हैं तो वो, मैंने आपको कहा कि वो 20 की 20 वार्डों में लीड करेंगी, फिर वो पीछे नहीं मुड़ के देख सकती। अगर इस वार्ड में वो पीछे रह रही हैं थोड़ा सा, तो ये जरूर है कि वो थोड़ा सा मेरे अनुमान के हिसाब से वार्ड नंबर 3, बिल्कुल वार्ड नंबर 3 का भी हमने पूरा आंकड़ा आपको बता दिया। वार्ड नंबर 1 में सुदेश रानी, वार्ड नंबर 2 में बेबी पाल और वार्ड नंबर 3 में पप्पू लाठर जीत सकते हैं, लीड ले सकते हैं। और वार्ड नंबर 1 में भी रेणु बाला गुप्ता लीड ले रही हैं, वार्ड नंबर 2 में भी रेणु बाला गुप्ता लीड ले रही हैं, लेकिन वार्ड नंबर 3 में मनोज वधवा लीड ले सकते हैं। वार्ड नंबर 4 का जिक्र कर लेते हैं। वार्ड नंबर 4 हम वहां पर मिले भी थे चुनाव के। जी हिमांशु, वार्ड नंबर 4 में जब हम लोगों से बात कर रहे थे उस वक्त हमने 10-20 लोगों से बात करी होगी। जब हमने फोटो खिंचवाई विकास के साथ, एक महिला थी, उसने कहा कि हमने विकास को वोट दिया। एक अंकल जी थे, उन्होंने कहा, हालांकि हमारी उम्र के थे ना हिमांशु, लेकिन पता नहीं आज भी मन जवान सा रहता है कि हमें जो सामने वाला 50 साल का भी होता ना, हम 48 के हो गए, हमें सामने वाला 50 वाला भी अंकल जी लगता है, जबकि बाल हमारे सफेद हो गए हैं। और मैंने तो दाढ़ी काली करवा, हाँ, आपने काली मतलब नेचुरल नहीं है ये, सारी सफेद हो गई है, नहीं थोड़ी बाबा बन गए बिल्कुल। तो वार्ड नंबर 4 का जो पोल आ रहा है उसमें भूपेंद्र नोतना और रोहताश लाठर के कितने वोट हैं? पहले वोटों का जिक्र हिमांशु, यहाँ 9500 टोटल वोट है, 5373 वोट पोल हुए हैं यहाँ पर, और भूपेंद्र नोतना और रोहताश लाठर के बीच कांटे की टक्कर मेरे हिसाब से है। लेकिन अगर मैं किसी को एज देना चाहूंगा तो वो मैं भूपेंद्र नोतना को दूंगा। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि जब मैंने रोहताश लाठर से ये बात की कि आप दोनों के बीच में कांटे की मुकाबला है, आप दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये टक्कर कांटे की है तो मैं नहीं जीतूंगा, तो भूपेंद्र नोतना जीतेंगे। अगर ये मुकाबला कांटे का है, उन्होंने कहा कि मेरे पास फीडबैक ये कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन अगर ये मुकाबला कांटे का है तो फिर मैं नहीं जीत पा रहा। ये देखो, बड़ी स्पष्ट उन्होंने बात कही है, बहुत स्पष्ट बात की है, और ऐसा कहने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। बिल्कुल सच्चाई के साथ अपनी बात रख रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई के साथ। वो कहने लगे यार कांटे की टक्कर है, फिर मैं नहीं जीतता, और अगर कांटे की वो टक्कर नहीं है, एक तरफा है, तो मैं जीतूंगा। और वो दावा कर रहे थे कि ऐसा मुझे लगता नहीं है, मैंने जो लोगों से बात की है। तो वो हिमांशु वही है ना कि टॉफियां बांटने वाले मतदाता होते हैं, वो टॉफी चुसा देते हैं, अभी मैंने तेरे को वोट दिया है, अब किसको वोट दिया है 12 तारीख को पता लगेगा। मुझे लगता है कि यहां पर भूपेंद्र नोतना को एज देना चाहिए। बिल्कुल, भूपेंद्र नोतना को वार्ड नंबर 4 से एज मिल रहा है, और लगातार ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, नतीजे असली 12 मार्च को आएंगे, तब भी हम आपको बताएंगे यहां पर मेयर पद के लिए कौन आगे आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु, अगर भूपेंद्र नोतना वहां जीत रहे हैं तो रोहताश लाठर ने कोई विरोध नहीं किया रेणु बाला का, और ना ही उन्होंने मनोज वधवा का समर्थन किया। तो उनका जो वोट है वो कहां इंटैक्ट हुआ होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अगर ये सीट भूपेंद्र नोतना जीत रहे हैं तो रेणु बाला भी यहां एक
कंफर्टेबल विक्ट्री बनाती हुई नजर आ रही वार्ड है। नंबर 4 से भी वो एज लेती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 4 से जहां एक तरफ भूपेंद्र नोतना को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेणुबाला गुप्ता बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार, वो भी यहां पर एज लेती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 3 अभी तक बीजेपी के लिए एक ऐसा वार्ड रहा है जहां पर थोड़ा सा उन्हें और ज्यादा आगे काम करने की जरूरत पड़ सकती है। बाकायदा नतीजों का इंतजार रहेगा, 12 मार्च का इंतजार रहेगा कि 12 मार्च को नतीजे क्या आते हैं। वार्ड नंबर 5 का जिक्र कर लेते हैं। वार्ड नंबर 5 की अगर बात करें हिमांशु, लोग इस बात को नोट करते रहे अपना डायरी पेन लेकर के, या इस वीडियो को सेव कर ले कि हमने जो बताया था। आजकल लाइव वीडियो भी 30 दिन के बाद नहीं रहता है, ये बात मैं भी आपको बता दूं। वो जो एक ऑप्शन आ रहा था कि नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा है। तो यानी आप अगर सिस्टम से चलाते हैं, जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद उससे आपको 30 दिन के बाद वाला वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप अपलोड करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। ये जो रोजाना मैं लाइव चला रहा हूं या आप जाकर जो लाइव चला रहे हैं, 30 दिन के बाद फेसबुक ने ये नया एक आप कह सकते हैं फीचर लॉन्च कर दिया है, या उनका दिशा निर्देश आ गया। ये भी तो हो सकता ना कि अब फेसबुक ने तो सबको पत्रकार बना दिया, आपको मुझे सबको पत्रकार बना दिया, और जब 30 दिन बाद वीडियो अपने आप डिलीट हो जाएगा तो लोगों ने जो शेयरिंग कर रखी होगी, लोग तो सोचेंगे भाई पत्रकार तो बिक गया, पत्रकार तो पैसे ले गया होगा भाई। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये अपडेट भी है, आप बकायदा डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो को, डाउनलोड करेंगे तो आपके पास। हाँ, डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो को कि भाई हम आज आपको क्या बता रहे हैं, फिर आपके पास मौका रहेगा 12 तारीख को हमारे पर। अभी 30 दिन रहता है, ये वीडियो भी 30 दिन रहता है, तब तक तो ये निकल जाएगा मामला सारा। तो वार्ड नंबर 4 से ऊपर की जो सीट है वो रेणुबाला गुप्ता को वहां पर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 5 का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 5 में बहुत सारे उम्मीदवारों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया था, जो निर्दलीय। वार्ड नंबर 5 में 5 दो की ज्वाइनिंग मैंने कवर की है वहां जाकर। एक का नाम से शायद सचिन पंचाल करके है, और एक उम्मीदवार और था जिसकी ब्रिजभूषण गुप्ता ने जाकर ज्वाइनिंग करवाई थी। मैंने सोचा कि आपने कहा मैंने ज्वाइनिंग कराई। नहीं, मैंने ज्वाइनिंग नहीं करवाई, मैंने उस को कवर किया है। हिमांशु, वार्ड नंबर 16 में वार्ड नंबर 5 में 16,063 वोट, और टोटल वोट जो पोल हुई 7609 वोट पोल हुई, जो वहां की मतदाताओं की अरुचि, मतदाताओं की उदासीनता दर्शाता है कि वहां बहुत कम वोट पोल हुई, निकले ही नहीं घर से। हाँ, लगभग 47-46% वोट पोल हुई। यहाँ भाजपा ने सुभाष कंबोज पर दाव खेला, कांग्रेस ने रामेश्वर कश्यप को टिकट दिया, या देवेंद्र सेन जो देवेंद्र मंजीत है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। यहां ट्रायंगुलर फाइट की बात सामने आ रही है, और ट्रायंगुलर फाइट की बात इसलिए सामने आ रही है हिमांशु क्योंकि यहां पर कश्यप समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। सुभाष कश्यप यहां से पहले पार्षद थे, तो कश्यप समाज का एक बड़ा वोट बैंक इंटैक्ट है। लेकिन उन्होंने तो शायद सुभाष चंद्र कंबोज को समर्थन दे रखा था। नहीं, रामेश्वर कश्यप नहीं, जो सुभाष कश्यप आप बता रहे हैं वो तो पूर्व पार्षद हैं, वो तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो उनकी तो मजबूरी है। लेकिन कटाबाग से ये खबरें आ रही हैं कि वहां कश्यप समाज ने बहुत कम मात्रा में भाजपा को वोट दिया है। तो कश्यप समाज का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो रामेश्वर कश्यप को गया है। जाहिर तौर पर जब ये वोट बैंक रामेश्वर कश्यप को गया है तो नीचे भी ये वोट, ऊपर भी ये वोट बैंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये वोट जो है ये वधवा को गया होगा, मनोज वधवा को गया होगा। लेकिन कम्मोपुरा की अगर हम बात करें, अशोक विहार की बात करें, मधुबन की बात करें, सेक्टर 4 और 5 की और विकास कॉलोनी की बात करें, तो यहां का जो वोट बैंक है वो काफी संख्या में सुभाष कंबोज भी ले जा रहे हैं। तो 3 उम्मीदवार, सुभाष चंद्र कंबोज बीजेपी से, रामेश्वर कश्यप कांग्रेस से, और देवेंद्र मंजीत जो सेन है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर है। हिमांशु, यहां पर देखिए 3,500-4 हजार जो वोट है वो कश्यप समाज का वोट है, और कश्यप समाज का वोट भी उसी परसेंटेज में पड़ा है जिस परसेंटेज में बाकी वोट पड़ा है। यानी अगर आप इस वोट को 3500 वोट को अगर 50% पे भी ले जाएंगे तो 1750 वोट, और 1750 में कुछ वोट 21% 30% बीजेपी को भी गया होगा, क्योंकि कुछ वोट पार्टी का कट्टर वोट है। तो मुझे ऐसा लगता है इस वार्ड में कि सुभाष कंबोज
है, क्योंकि कंबोज जो कमोपुरा जो गांव है वो भी एकजुट हो गया था, वहां पर कांग्रेस के बस्ते नहीं लग पाए थे, उस गांव ने भी एकजुट होकर के वोट किया है। और अगर भाजपा का वोट भाजपा को मिलता है और कमोपुरा का वोट मिलता है तो यहां पर जो सुभाष कंबोज है तो वो विक्ट्री साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वार्ड में मुझे लगता है कि रमेश्वर कश्यप जो है वो फाइट में है। कांग्रेस यानी जो पहली पांच वार्ड है, ये पहली वार्ड है जिसमें कांग्रेस कंपटीशन में नजर आपको आएगी। ये पहली वार्ड है, 5 नंबर वार्ड, जहां हम कह सकते हैं कि कांग्रेस भी कंपटीशन में है। पहली 4 जो हमने वार्ड गिनवाई उसमें कांग्रेस कंपटीशन में नहीं है, लेकिन ऊपर का वोट मनोज वधवा को कुछ हद तक पड़ रहा है। तो वार्ड नंबर 5 में कांटे की टक्कर कहा जाए, मुझे लगता है कि सुभाष कंबोज आसानी से सीट निकाल सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको वोटों की कैलकुलेशन बताई, और यहां से जो देवेंद्र मंजीत सेन है उनकी सपोर्ट कर रहे थे बुप्पी लाठर। बुप्पी लाठर वैसे कांग्रेस के हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है, घरोंडा का। तो वो साइकिल का निशान, फूल का निशान और हाथ का निशान, इनमें फाइट है। लेकिन मुझे लगता है कि सुभाष कंबोज इस सीट को निकालने में सफल हो जाएंगे। बिल्कुल, वार्ड नंबर 5 में कांटे की टक्कर है। और ये पहला जो वार्ड है, वार्ड नंबर 5, यहां पर कांग्रेस पार्षद पद के लिए टक्कर में नजर आई है, जहां पर रामेश्वर कश्यप मैदान में थे कांग्रेस से और सुभाष चंद्र कंबोज थे बीजेपी से मैदान में, और साथ ही साथ देवेंद्र मंजीत सेन जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर थे। एज जो है यहां पर बीजेपी ये सीट जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, टक्कर में नजर आ रही है। और ऊपर के वोट का जिक्र हो तो देखिए हिमांशु, अगर वहां पर सुभाष कंबोज जीतेंगे तो ऊपर की सीट भी उनके हिस्से में ही जाएगी। अब ये जो साइकिल वाला वोट है, ये ऊपर किसको वोट देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसने ऊपर किसको वोट दिया होगा। क्योंकि दरअसल जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो तो भाजपा के लिए वोट मांग रहा है, लेकिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, और जो आजाद उम्मीदवार है वो किसी के लिए वोट नहीं मांग रहा। तो उनके समर्थकों ने कहां वोट किया होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये एक, आप देखिए ना, एक बड़ा एरिया पड़ता है, ये आउटर साइड पड़ती है करनाल की। ये पाम रेजिडेंसी का एरिया लगा लो आप, ये कमोपुरा लगा लो आप, ये मधुबन का एरिया लगा लो, ये आउटर साइड पड़ती है। तो यहां पर ऐसा लगता है कि भाजपा को एज है। बिल्कुल, भाजपा को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 5 का जिक्र कर रहे थे, सुभाष चंद्र कंबोज वहां से जीत सकते हैं। ऊपर भी रेणुबाला गुप्ता आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखना यह रहेगा कि 12 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो हर वार्ड पर क्या रिजल्ट रहता है, और जो हम एग्जिट पोल आपको बारीकी से ढूंढकर बता रहे हैं उसमें कितना फर्क रहता है या बिल्कुल यह ठीक रहता है। लेकिन कोशिश पूरी रही है कि पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट, लोगों से बात करके, उम्मीदवारों से बात करके, चाय की दुकान पर जाकर, पान की दुकान पर जाकर, लोगों की गलियों में जाकर उनसे बात करके ये एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 6 का जिक्र कर लेते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वार्ड है। हिमांशु, ये भी काफी इंटरेस्टिंग वार्ड है। यहाँ रजनी परोचा को बीजेपी ने टिकट दिया। पिछली बार राजेंद्र सिरसी यहां से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, रजनी परोचा को टिकट दिया। और रजनी परोचा यहां पर मेन कंपटीशन में है। अंकित तितोरिया, जो कि विनोद तितोरिया के बेटे हैं, वो इस वार्ड से आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। और अनु दुग्गल जो है, अशोक दुग्गल की जो वाइफ है, वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। अगर हम बीजेपी वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बीजेपी यहाँ एक कंफर्टेबल विक्ट्री में जीत रही है। और कांग्रेस वालों से बात करो तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, 4,500 वोट हमें मिल रही है, बाकी तो इसमें है, कंपटीशन में है। रजनी परोचा से बात करो तो वो कह रही है कि मुझे 5,000 वोट मिल रही है, रेणुबाला को 6,000 वोट मिल रही है। और अंकित तितोरिया कह रहे हैं कि मैं 6500 वोट ले रहा हूं। मैं ये जब समझना चाहता हूं ये बात दरअसल होती कैसे है हिमांशु, क्योंकि लोग वोट पोल करने नहीं गए वहां पे। लोगों ने घर जब सर इलेक्शन खत्म हो जाता हुआ वोट कुछ आप बता। 9,021 वोट पोल हुआ, कितने में से? आउट ऑफ 17,000 वोटों में से। जब आप
लोगों से पूछोगे ना कि 100 लोगों से आप पूछोगे भाई आपने वोट कहाँ दिया, वो आपको अपनी अपनी चॉइस बता देंगे। जब आप उनको पूछोगे अपनी उंगली दिखाना तो वो छुपा लेंगे। यानी कि उन्होंने वोट नहीं डाला लेकिन चॉइस बता रहे हैं। चॉइस बता रहे हैं लोग, चॉइस बता रहे हैं। अगर शहर में इतनी हवा तो 100% वोटिंग होनी चाहिए। जिससे भी आप पूछो वो कहता है मैंने इसको वोट डाला, यानी 100% वोटिंग हुई। इसका मतलब जिससे भी आप पूछ रहे हो वो वोट डाल के ही आया, क्योंकि हम लाइव रिपोर्टिंग तो कर नहीं रहे, उससे फोन पर पूछ रहे हैं। तो उसको पूछो तो वो अपना एक बता रहा है कि भाई ये जीत रहा है, ये हार रहा है, लेकिन भाई वोट डालने भी गया, ये जब हम पूछते हैं तो वो साइलेंट हो जाता है। तो 50% जो वोटिंग कम हुई ना हिमांशु, ये उन लोगों की कम हुई जो बाहर मैदान के बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, सिर्फ दर्शक के तौर पर रहते हैं। हाँ, जैसे वो लोग होते हैं ना कि अगर विराट कोहली खेल रहे हैं और उन्होंने 47 रन मार लिए तो ताली बजाएंगे 50 50 50 50। अगर उन्होंने 98 कर लिए तो कहेंगे 100 100 100। लेकिन वो उन्हीं के 100 करने से पहले ही वो कई बार आउट हो जाते हैं, बहुत बार आउट हो जाते हैं। वो 100 नहीं, नर्वस नाइटीज का शिकार, वो 100 नहीं बना पाता। तो मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 6 में रजनी परोचा चुनाव जीत रही हैं। अगर यहां से रजनी परोचा लूज करती है, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा और बहुत ये वार्ड नंबर 6 बहुत कुछ कहेगी चुनाव के नतीजों पर। मुझे लगता है कि ये रजनी परोचा इस सीट को जीत रही है। हालांकि अन्नू दुग्गल के पति अशोक दुग्गल ये दावा कर रहे हैं कि हम इस वार्ड से जीत रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वार्ड से जो है भाजपा प्रत्याशी रजनी परोचा जीत रही है। तो वार्ड नंबर 6 से रजनी परोचा आगे निकल सकती हैं, ऐसी जानकारी है, ऐसा एग्जिट पोल है। वार्ड नंबर 6 बीजेपी के खाते में जा सकता है, क्योंकि रजनी परोचा वहां से बीजेपी की पार्षद पद की उम्मीदवार, अंकित तितोरिया वहां से आजाद उम्मीदवार, और बात करें अन्नू दुग्गल की तो वो कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थी। लेकिन यहां पर जो जीत है वो रजनी परोचा की हो सकती है। ऊपर का जिक्र हो जाए वार्ड नंबर 6 का, मैंने हिमांशु आपको बताया कि जो सीट ऊपर की बीजेपी, नीचे की बीजेपी के पास जाएगी, वहां से बीजेपी ऊपर की सीट भी जीतेगी। वहां ऐसा सिनेरियो मार्केट में सुनने को मिलेगा आपको कि मैंने ऊपर का वोट इसको दिया, और कुछ % लोगों ने दिया भी। ऊपर का वोट किसी को दिया, नीचे का वोट किसी को दिया, ऐसा हुआ भी है। लेकिन इसकी परसेंटेज जो है वो 5 से 7% या हाईएस्ट 10% तक निकलेगी। इससे ज्यादा ये परसेंटेज निकलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि वोटर जब जा रहा है कि वो, क्योंकि पहली जो मशीन आ रही है ना हिमांशु, जो अंदर आप जाएंगे बूथ पर, तो जिसने फूल को वोट देना है उसने फूल को ही वोट देना है, वो दोनों जगह फूल को वोट दे के आएगा। जिसने हाथ को वोट देना है तो वो दोनों जगह हाथ को वोट दे के आएगा। ये जब आपके चुनाव के नतीजे आएंगे उस समय आपको ये पता लगेगा कि ओवरऑल जो कांग्रेस का जो वोट बैंक वार्डों में कितना निकला है, वो आपको पता लगेगा कि इनके प्रत्याशी क्यों हार रहे हैं। अगर नीचे का प्रत्याशी जीत रहा है तो ऊपर के प्रत्याशी की हारने की संभावना बहुत कम नजर आती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऊपर के प्रत्याशी की जो हारने या फिर जीतने की बात है वो अलग हो जाती है। डिपेंड करता है कि पार्षद वहां पर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है और फिर उसके मेयर पद का जो उम्मीदवार है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर नीचे नींव कमजोर है तो ऊपर दीवार भी कमजोर खड़ी होगी। अगर नींव मजबूत है, अगर पार्षद का वोट लोग दे रहे हैं तो फिर ऊपर भी लोग वोट कर रहे हैं। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मजबूत नींव पर कमजोर दीवार खड़ी हो जाएगी, कमजोर लेंटर पड़ेगा। अगर नींव कमजोर है फिर तो पूरा का पूरा ढहेगी, फिर पूरी बिल्डिंग ढहेगी। फिर अच्छे नतीजों की भाजपा अच्छे नतीजों की नहीं कर सकते। अगर आप नीचे जीत रहे हैं तभी आप ऊपर भी जीत रहे हैं। अगर आप नीचे नहीं जीत रहे तो ऊपर कैसे जीत पाएंगे। फिर ऐसा कोई करिश्मा नहीं है कि भाई आप नीचे हार रहे हैं और ऊपर आप जीत रहे हैं। ऐसा कौन सा जादू है हिमांशु। बिल्कुल, वार्ड नंबर 6 और रजनी परोचा के खाते में जा सकता है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो पार्षद पद की, और यहां से रेणु बाला गुप्ता भी लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। तो एक के बाद एक तमाम वार्ड जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 7 बताएं इसके बारे में। वार्ड नंबर 7 जोगिंदर शर्मा जो कि शिव कॉलोनी के रहने वाले हैं। भाजपा ने उन्हें, क्योंकि वो वार्ड BCA में आ गया था, तो भाजपा ने
अपने एक पूर्व पार्षद को वहां उतार दिया। शुरू में ये मैसेज फैला कि भाजपा ने बाहरी प्रत्याशी एक तरह से उतार दिया है, हमारा लोकल प्रत्याशी नहीं है। तो इस बात की नाराजगी वहां पर वोटरों में या भाजपा के कैडेट्स में या भाजपा के जो वर्कर हैं उनमें देखने को मिली। लेकिन भाजपा ने उस चीज को कंट्रोल कर लिया और वो बात उभर करके सामने नहीं आई। जो भाजपा का कैडर था, वो मैं पीछे कैडेट्स बोल गया, तो भाजपा का जो कैडर था, वोट बैंक जो था, कैडर जो वर्कर है, वर्कर वो उनके साथ लग गया। तो वहां कोई ऐसी बात नहीं आई कि भाजपा के वर्कर ने बहुत बड़े लेवल पर खिलाफत की हो। भाजपा के लोगों ने जोगिंदर शर्मा का समर्थन किया है। लेकिन ये दूसरी वार्ड है। पिछली जब हम 5 वार्डों का जिक्र, 6 वार्डों का जिक्र कर चुके हैं, ये 7 नंबर वार्ड में मुकाबला है रेणु कश्यप से। जीतराम कश्यप की पुत्रवधू है जो कि कांग्रेस की टिकट पर खड़ी हुई हैं, उनके साथ मुकाबला है और कड़े मुकाबले में ये सीट बताई जाती है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर लोगों से बात करेंगे तो फिर यही बात निकल करके आती है कि बीजेपी यहां कंफर्टेबल है। हालांकि कांग्रेस 3 सीटें जीतने का जो दावा कर रही है, उनमें एक वार्ड नंबर 5 और एक वार्ड नंबर 7 है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या उनकी ग्राउंड लेवल पर इतनी खिलाफत हुई। अगर वो खिलाफत हुई तो जोगिंदर शर्मा रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। और उस वार्ड से अगर जीतराम कश्यप की पुत्रवधू जीतती है तो आप ऊपर भी मानिए, ऊपर भी कांग्रेस ही जीतेगी। अगर वो हारते हैं तो वहां कांग्रेस हारेगी। लेकिन कुछ लोगों का नजरिया अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां बीजेपी तो पसंद थी, जोगिंदर शर्मा कई लोगों को पसंद नहीं थे। ये आपको एरिया में बता दूं, अशोक नगर, मोती नगर, मेरठ रोड, अशोक नगर, ये सारा का सारा एरिया जो है ये वार्ड नंबर 7 में पड़ता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में मुकाबला है। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि आप अपनी राय दीजिए, तो मुझे लगता है कि भाजपा का एक मजबूत कट्टर वोट बैंक है। तो कांग्रेस को वोट देने में जीतराम कश्यप की अपनी एक छवि है। अगर जीतराम कश्यप की छवि बहुत ज्यादा चमकेगी, बहुत ज्यादा पैसा इस वार्ड में खर्च हुआ है दोनों पक्षों की तरफ से, अगर जीतराम कश्यप ज्यादा लोगों को पसंद आएंगे तो रेणु कश्यप वहां जीत सकती है। वरना मुझे लगता है कि एज जो है जोगिंदर शर्मा को देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस की उम्मीद जिन 3 वार्डों में है, उनमें वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 7 है। बिल्कुल, वार्ड नंबर 7 की बात हो रही है। जोगिंदर शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार पार्षद पद के और रेणु कश्यप वहां से कांग्रेस पद की उम्मीदवार थी। कांग्रेस ने जो 3 सीटों का दावा किया जिस पर वो पार्षद पद में जीत रहे हैं, उसमें वार्ड नंबर 7 का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर है और उसमें जो एज मिलता हुआ नजर आ रहा है वो बीजेपी पद के उम्मीदवार जोगिंदर शर्मा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वार्ड नंबर 7 में जिस तरीके से गांधी जी एक बात को लगातार बता रहे हैं कि जहां पर पार्षद पद का उम्मीदवार बीजेपी का जीत रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर मेयर पद में भी वही उम्मीदवार जीतता हुआ नजर आ रहा है जो उस पार्टी से संबंध रखता है। यानी कि यहां से रेणु बाला गुप्ता को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है और पार्षद पद के लिए जोगिंदर शर्मा को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वार्ड नंबर 7 में कांटे की टक्कर रह सकती है। हिमांशु, हमने अभी पीछे अगर 1 नंबर वार्ड से लेके बीजेपी को एज, 2 नंबर में हमने बताया बीजेपी को एज, 3 नंबर में हमने बताया कि पप्पू लाठर और 4 नंबर में हमने बताया भूपेंद्र नौतना। ये 3 वार्ड बीजेपी जीत रही है। सुभाष कंबोज भी जीतते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 में भी रजनी परोचा दिखती हैं मुझे आगे। वार्ड नंबर 7 में मुझे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस क्लेम कर रही है इन 2 वार्डों पर। मुझे लगता है कि बीजेपी या विक्ट्री साइन बनाएगी। अब वार्ड नंबर इन 3 वार्डों में अगर आप पीछे जाएंगे तो अगर अब तक अगर आप ये 7 वार्डों को लेकर के आएंगे तो 10-1 हजार वोटों की लीड जो है वो रेणु बाला गुप्ता ले चुकी होंगी। पहले 7 वार्डों के अंदर रेणु बाला गुप्ता तकरीबन 10,000 वोटों की लीड ले चुकी, कम से कम इतने वोटों की वो लीड ले चुकी होंगी जो हमारी कैलकुलेशन है। और अगर ये कैलकुलेशन उल्टी पड़ती है फिर तो हमारे यहां पर बात करने का कोई मसला बच नहीं जाता। ये एक एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल बहुत बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। लेकिन मुझे लगता है 10,000 से ज्यादा वोटों की लीड रेणु बाला गुप्ता इन 7 वार्डों में ले चुकी होगी, ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल। वार्ड नंबर 1 से 7 तक का जिक्र किया जहां पर बीजेपी वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2 में जीत रही है। 3 में पप्पू लाठर एज है और वो सीट निकाल सकते हैं। वार्ड नंबर 4 में भूपेंद्र नौतना बीजेपी के उम्मीदवार। वार्ड नंबर 5 में
सुभाष चंद्र कंबोज और वार्ड नंबर 6 में रजनी परोचा, वार्ड नंबर 7 में जोगिंदर शर्मा और रेणुबाला गुप्ता इन 7 वार्ड तक तकरीबन 10,000 वोटों की लीड ले चुकी होंगी। वार्ड नंबर 8 ज्यादा भी हो सकता है, हाँ, लेकिन कम से कम तकरीबन ये है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन कोई रह भी सकती सिचुएशन हो है, सकती लेकिन ये एक एवरेज जिस तरीके से हमने वोटों का आंकलन किया। जी। अगर हम वार्ड नंबर 8 में चले जाएं तो वार्ड नंबर 8 में रेणुबाला गुप्ता और लीड बना लेंगी, क्योंकि वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था। वार्ड नंबर 8 में सिर्फ एक ही बस्ता लगा हुआ था और वो भाजपा का था। यहाँ पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है, टोटल 5418 वोट यहाँ पर पड़ी हैं। और अगर यहाँ का सिनेरियो समझने की बात करें, क्योंकि नीचे तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं था और वहां से वो जीत चुके थे, निर्विरोध संकल्प भंडारी जीत चुके थे। और जितने वोट संकल्प भंडारी को यानी कांग्रेस को वहां वोट पड़ा है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को वहां वोट नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर अगर 5400 वोट पड़ा है तो करीब 4000 से ज्यादा वोट रेणुबाला को पड़ा होगा। 1400-1500 वोट जो है वो मनोज वधवा को पड़ा होगा। बिल्कुल। वार्ड नंबर 8 पहले ही बीजेपी के खाते में है। संकल्प भंडारी यहाँ से बड़ी ये एक ऐसा वार्ड होगा जिसमें बीजेपी को एक अच्छा मार्जिन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। एक अच्छी बढ़त मिलेगी वार्ड नंबर 8 से रेणुबाला गुप्ता को, बीजेपी की जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं, क्योंकि यहां से संकल्प भंडारी पहले ही चुनाव जीत चुके हैं, निर्विरोध जो है चुन लिए गए हैं और तकरीबन 5400 वोट पोल आपने बताया कि यहां पर हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो लीड है वो 10,000 के बाद तकरीबन 14,000 या 13,000, 12,000, 13,000, 12,500 के आसपास जा सकती है। वार्ड नंबर 9 का जिक्र कर लेते हैं। हिमांशु, वार्ड नंबर 9 में सुजाता अरोड़ा और ललिता रानी, जो कि संजय कालड़ा की वाइफ है, उनके बीच में टक्कर थी। ये आजाद उम्मीदवार है, नहीं, ये कांग्रेस की उम्मीदवार है। और यहाँ वार्ड नंबर 9 में 18,600 कुल वोट हैं और सबसे ज्यादा वोटों के हिसाब से सबसे बड़ी वार्ड है। जितने भी करनाल में वार्ड है, सबसे ज्यादा वोटों के हिसाब से ये वार्ड है। 7468 वोट यहाँ पर पोल हुई है। बड़ा कम वोट पोल हुआ है यहाँ पर। 7468 वोट यहाँ पर लगभग 45% की पोलिंग हुई है। और इस वार्ड में अगर आंकलन करें मोटा मोटा, तो यहाँ पर मैंने जब ऊपर नीचे की बात पूछने की कोशिश की तो यहाँ बड़ा गांव और घीड़ से कुछ जुड़े हुए 25-30 परिवार है। उन वोटों का रुझान जरूर मनोज वधवा की तरफ है, लेकिन नीचे का वोट जो है उनका बीजेपी की तरफ गया है। 25-30 ऐसे परिवार ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ऊपर की बात करें तो लगभग 5500 के करीब 5500 प्लस जो वोट है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको सुजाता अरोड़ा। और लगभग 1800 से 1500 से 1800 या 2000 लगा लीजिए, वो वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं ललिता रानी। पिछली बार 2800 वोटों की लीड थी इस वार्ड से रेणुबाला गुप्ता को। ये वो वार्ड है 8 नंबर वार्ड नंबर 9 जिन्होंने एक बड़ी विक्ट्री जो है पिछली बार दी थी, क्योंकि रेणुबाला पिछली बार करीब 9,091-9200 वोटों से जीती थी। उनमें इन वार्डों का बहुत बड़ा वार्ड नंबर 8 और 9 का वार्ड नंबर 9 का बड़ा रोल था। और वार्ड नंबर 9 उसी में आती है। और मेरी अभी मुकेश अरोड़ा से बात हो रही थी, मैंने कहा भाई क्या रहेगा आपकी वार्ड में। उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा बहुत इस तरह से हो सकता है, 100-150 वोटों का फर्क रह सकता है मेरे में और रेणुबाला के बीच में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊपर नीचे चॉइस रहती है, तो 100-150 वोटों का रहेगा। लेकिन उन्हें लगता है कि 3000 प्लस वोटों की विक्ट्री यहां से रेणुबाला की हो सकती है। बिल्कुल। वार्ड नंबर 9 का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर भी बीजेपी को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये 7 सेक्टर का एरिया, सेक्टर 7 का जो एरिया पड़ता है, वार्ड नंबर 9 का इलाका पड़ता है। मुकेश अरोड़ा की जो भाभी हैं सुजाता अरोड़ा, वो बीजेपी से इस चुनाव के अंदर पार्षद पद के लिए मैदान में थी। ललिता रानी कांग्रेस से मैदान में थी और यहां पर उन्हें तकरीबन 3000 के आसपास या इससे भी ज्यादा की लीड मिल सकती है। तकरीबन 7500 के आसपास पोल हुआ है, जिसमें से 5455 जो वोट हैं वो सुजाता अरोड़ा को मिल सकते हैं। 1800 के आसपास ललिता रानी को मिल सकते हैं। और यहीं पर एक बड़ी विक्ट्री के साथ रेणुबाला गुप्ता भी इस वार्ड में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 10
हिमांशु, डा। वार्ड नंबर जो 10 है वो हाउसिंग बोर्ड का एरिया, सेक्टर 13, न्यू हाउसिंग बोर्ड, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, सेक्टर 13 का ये एरिया पड़ता है। इस वार्ड में कोमल अरोड़ा को भाजपा ने टिकट दिया, पायल अरोड़ा को भाजपा ने टिकट दिया, और वीर विक्रम यहाँ पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर, आशिया उनकी बेटी, आशिया कुमार यहाँ पर आजाद तौर पर, सुनीता गुप्ता आजाद उम्मीदवार के तौर पर थी, और एक नीरू खट्टर यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी थी। तो इस वार्ड का जो समीकरण है वो ये बताता है कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। हालांकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वीर विक्रम के साथ लोगों की सहानुभूति है, वो एक अच्छा वोट बैंक लेके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस भी आदमी से आप बात कीजिए वो कहता है कि हम वीर विक्रम के साथ हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनको टिकट नहीं दी। और लेकिन पायल अरोड़ा के साथ जो लोग लगे हुए थे वो भी कॉन्फिडेंट हैं। अगर भाजपा को अपना कैडर यहां से सपोर्ट करेगा तो भाजपा जीत पाएगी। भाजपा इस वार्ड से एक ही सूरत में हार सकती है कि जब उसका कैडर उसके खिलाफ चला जाए और वो वीर विक्रम को जाकर के वोट दे, सपोर्ट कर दे। और ऐसा मुझे होता हुआ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मुकाबला कांटे की टक्कर में फंसा हुआ दिखाई देता है मुझे। अगर मैं यहां से सामने की तरफ देखूं हिमांशु, मतलब दूर की तरफ देखूं, तो मुझे ये सीट भाजपा की फंसती दिखती है। थोड़ी बहुत मुझे भाजपा की सीट फंसती दिखती है। और अगर ये सीट भाजपा निकाल लेती है तो ये भाजपा की बड़ी विक्ट्री इसे कहा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन कांटे की टक्कर है, मुझे लगता है कांटे की टक्कर है। और मनोज वधवा भी इस वार्ड से अपने हिस्से का वोट ले जाएंगे। वो हालांकि बूथ नंबर 41, 42, 43 से ये रिपोर्ट आ रही है कि हम यहां पर जीतेंगे। अब इसमें जो भाजपा के ऊपर वाली सीट पे बढ़त क्यों बना सकती है, उसके भी मामले को समझना पड़ेगा। क्योंकि वीर विक्रम भाजपा से जुड़े हुए थे। अगर भाजपा के कुछ कैडर ने उनकी मदद की है तो वो ऊपर का वोट कांग्रेस के पास नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि। लेकिन क्योंकि मनोज वधवा भी उसी वार्ड के रहने वाले हैं और भाजपा के जो विधायक जगमोहन आनंद है वो भी उसी वार्ड के रहने वाले हैं, तो ये देखना पड़ेगा हिमांशु कि उस वार्ड के नतीजे क्या रहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ओवरऑल लगता है कि 13 सेक्टर में ओवरऑल भाजपा, नीचे की सीट का मैं कंफर्ट तौर पे नहीं कह सकता कि ओवरऑल भाजपा चाहे वहां से 500 वोटों से जीते, चाहे वहां से 100 वोटों से जीते, भाजपा वहां पर वार्ड नंबर 10 में जीत के निकलेगी। ये अप में बोल रहे हैं आप, नीचे बोल रहे हैं? ऊपर वाली सीट भाजपा जीत के निकलेगी। ऊपर वाली सीट, नीचे वाली कांटे की टक्कर है। नीचे वाली मैं कांटे की टक्कर मान रहा हूं, क्योंकि सुनीता गुप्ता भी वहां खड़ी है, वो भी वोट कट रहा है, तो वो भी कुछ वोट ले जाएंगी। कांग्रेस की भी एक प्रत्याशी खड़ी है। हालांकि देखिए ये बात बड़ी दिलचस्प होगी हिमांशु, देखने वाली बात, कि भाजपा के जो मेयर प्रत्याशी थे उन्होंने नीचे भी अपनी नींवें मजबूत करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वोट दे दीजिए, ऊपर दे दीजिए, नीचे मत दीजिए। अब ये मनोज वधवा के लिए भी चुनौती है कि अगर मनोज वधवा 10 नंबर वार्ड से वोट ले जा रहे हैं तो वो नीचे अपने कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं दिलवा पा रहे। अगर मनोज वधवा 5 नंबर से वोट ले जा रहे हैं तो वो नीचे अपने कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं दिलवा पा रहे। अगर वार्ड नंबर 2 में तीसरे नंबर पर विकास कंबोज पिछड़ जाते हैं तो वो अपने कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं दिलवा पा रहे। तो ये भी एक सवाल होगा चुनाव के बाद। और अगर वो ले जाते हैं वोट फिर तो बल्ले बल्ले है, उनकी बल्ले बल्ले है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि नीचे का वोट शिफ्ट नहीं होता हुआ, बिल्कुल शिफ्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, ये वार्ड नंबर 10 का जो है वो हम आपको एग्जिट पोल बता रहे हैं। यहां पर कांटे की टक्कर है। आशिया कुमारी जो वीर विक्रम की बेटी हैं, निर्दलीय इस चुनाव में मैदान में थी, और पायल अरोड़ा बीजेपी की उम्मीदवार। कांटे की टक्कर, लेकिन मेयर पद के लिए यहां पर रेणुबाला गुप्ता को थोड़ा सा एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहां से
ये 13 सेक्टर का एरिया है जहां बहुत बड़े लेवल पर वीर विक्रम के, देखिए वीर विक्रम एक बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। अगर वीर विक्रम खड़े ना होते तो ये सीट एक तरफा भाजपा को जा रही थी। आज अगर हम मुकाबले की बात कर रहे हैं हिमांशु, तभी मुकाबले की बात कर रहे हैं क्योंकि आशिया कुमार जो वीर विक्रम की बेटी है वो चुनाव मैदान में सामने आके खड़ी हो गई थी। और वीर विक्रम के जो सपोर्टर हैं वो भाजपा के ही सपोर्टर हैं। शशि टंडन, शशि पांडी से जब मैंने बात की, मैंने कहा तुम किसके साथ थे, तो उन्होंने कहा हम भाजपा के हैं, भाजपा के सिपाही रहेंगे। लेकिन वो वीर विक्रम के साथ निचले लेवल पर उनकी सपोर्ट कर रहे थे। अब अगर वीर विक्रम से जब मैंने बात की, मैंने कहा तुमने बगावत कर दी, कहने लगा मैं भाजपा का सिपाही हूं, आरएसएस का सिपाही हूं, मैं बगावत नहीं कर सकता। अगर वो बगावत नहीं करे तो अगर उनके समर्थकों ने वोट बीजेपी को किया है और अगर निचले लेवल पे भी बगावत हुई है, फिर बीजेपी ऊपर भी और नीचे दोनों वो सीटें लूज कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि वहां बीजेपी एज में रहेगी, ऊपर वाली सीट को लेकर कम से कम निचले डिक्रीज होती हुई नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। वार्ड नंबर 10 में जहां एक तरफ पार्षद पद के लिए काफी कांटे की टक्कर है बीजेपी के उम्मीदवार पायल अरोड़ा और आशिया कुमारी में, वहीं दूसरी तरफ मेयर पद के लिए रेणुबाला गुप्ता यहां पर एज लेती हुई नजर आ रही है। कुछ वोटों से जरूर उन्हें एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज सिर्फ 10 वार्ड बताएंगे क्योंकि बहुत एनर्जी भी लगी है, बहुत सारा मंथन भी करना पड़ा है और एक के बाद एक वार्ड का जिक्र भी हमने आपसे किया है। इन सभी 10 वार्डों का एक बार फिर से आप मुझे बता दीजिए। वार्ड नंबर 1 सुदेश रानी, वार्ड नंबर 1 सुदेश रानी, कंफ्यूज मत होइए, सुदेश रानी 2 है, कांग्रेस के पास भी, भाजपा के पास भी, तो वो सीट भाजपा को जाती हुई नजर आ रही है। एक वार्ड नंबर 2 बेबी पाल जो कि भाजपा की कैंडिडेट है, वो सीट भाजपा को जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा की ये 2 सीटें हो गई। वार्ड नंबर 3 पप्पू लाठर, मुझे लगता है वहां बाजी ले जाएंगे, वो सीट इंडिपेंडेंट को जा सकती है। वार्ड नंबर 4 भूपेंद्र नोतना जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो सीट ले जा सकते हैं, यानी 3 सीटें हो गई, 3-1 हो गई, 3-1 हो गई। वार्ड नंबर 5 सुभाष कंबोज जो कि भाजपा प्रत्याशी है, रमेश्वर कश्यप जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस का ही वोट मिलेगा या कश्यप बिरादरी का ही वोट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सुभाष कंबोज, हालांकि जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि त्रिकोणीय ये मामला है, 150 वोटों की यहाँ हार जीत हो सकती है। जब 100-200 वोटों की हार जीत होती है तो बहुत हद तक आंकलन करना मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भाजपा को, क्योंकि उनके पास एक कैडर बेस एक पार्टी है, हर बूथ सजा हुआ होता है, तो कुछ मात्रा में कश्यप ने भी वोट किया होगा 20-30% में। 4-1 हमारा आंकलन। वार्ड नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 का ही बताया आपने। वार्ड नंबर 6 में रजनी परोचा, ऐसा लगता है तो रजनी परोचा को एज देते हैं हम। तो वार्ड नंबर 5-1 स्कोर 5-1। वार्ड नंबर 7 में भी कड़ा मुकाबला, लेकिन एज भाजपा के उम्मीदवार को। बहुत सारे लोगों से बात हुई, कुछ विरोध जरूर है योगेंद्र शर्मा का। अगर वो विरोध बहुत ज्यादा हुआ तो फिर ये सीट 5-2 में तब्दील हो जाएगी, वरना ये स्कोर 6-1 का हो जाएगा। वार्ड 8 बीजेपी के पास जा चुकी है। वार्ड 9 बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। वार्ड 10 ये सीट भाजपा की फंसती नजर आ रही है। कांटे का मुकाबला इस सीट पर मैं मानता हूं। और यहां पर रेणुबाला गुप्ता को आपके हिसाब से अब तक ओवरऑल कितने की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है? इन 10 वार्डों का अगर हम सिनेरियो देखें तो 12 से 15 हजार की लीड उन्हें मिलेगी इन 10 वार्डों में, अगर हम मोटा मोटा देखें, क्योंकि आउटर साइड का ये एरिया है, सेक्टर का एरिया है। हालांकि इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि शहर में जब चुनाव को 2 दिन रहते थे तो ऐसा लगा कि हवा का रुख थोड़ा बदल रहा है हवा के रुख में, क्योंकि मनोज वधवा का नाम भी तेजी के साथ उभरता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन यहां जीतने के लिए आपको 90,000 वोट चाहिए। 90,000 85,000 वोटों से कम अगर आप लेते हैं तो आप जीत नहीं पाएंगे। तो 85,000 वोटों का ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड होता है हिमांशु। हवा इतनी बड़ी नहीं होती। आप देखते होंगे कि हवा चल रही है जैसे कांग्रेस की हवा विधानसभा चुनाव में चल रही थी। अगर आपके पास नीचे उस चीज को खींचने के लिए नहीं है, देखिए अगर रेल का डिब्बे खड़े हैं भरे हुए खड़े हैं, सेब से भरे हुए, आम से भरे हुए या सोने से भरे हुए भी खड़े हैं, अगर इंजन में वो ताकत नहीं है कि उन डब्बों को खींच पाए तो फिर
वो खड़े ही रह जाते हैं, ये यानी वो हवा जो है वो हवा ही रह जाती है, जैसे कि विधानसभा चुनाव में हुई थी। मैं ये मानता हूं कि मनोज वधवा की हवा है, उससे उसको नजरअंदाज नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोगों से बात करो तो वो कहता है कि मनोज वधवा मनोज वधवा मनोज वधवा हो रही है। वो शायद इसलिए भी हो रही है कि सोशल मीडिया पर एक प्रचार है, वो शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनका वोट बोल रहा है बाहर आकर के। यानी पहले भी आपने देखा होगा हिमांशु की जो भाजपा का वोट है वो पिछले चुनावों से अगर आप देखिए, मनोहर लाल खट्टर के चुनाव से आप देखिए, जब मनोहर लाल खट्टर इस करनाल में 2014 का चुनाव लड़ने आए थे तो अखबारें भरी पड़ी थी उनके विरोध की। मैं अखबार चलाता था अभी अभी, भरा पड़ा था, रोज उनके खिलाफ धरने, रोज उनके खिलाफ प्रदर्शन, भाजपा वाले खुद काले झंडे लेके उनको दिखाते थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो रिकॉर्ड मार्जिन से, मतलब ये हिस्ट्री थी करनाल की कि जब मनोहर लाल खट्टर करनाल विधानसभा का चुनाव जीत गए, 5 साल वो विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, होना तो ये चाहिए था उनकी विक्ट्री बढ़ती, लेकिन उनके खिलाफ एक आक्रोश भी पनप रहा था समाज के लोगों में कि वो लोगों से मिलते नहीं है, वो स्वभाव के रूखे हैं, इस तरह की कुछ चीजें उनकी खिलाफत भी, उनकी पैरेलल उनके खिलाफ भी चलती रही। लेकिन जब 2000 उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला, जब 2019 का चुनाव आया तो सरदार त्रिलोचन सिंह को यहाँ टिकट दिया गया। त्रिलोचन सिंह अकेले मैदान में थे, 53,000 वोट वो मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले ले गए। यानी लगा कि कहीं ना कहीं वो लोगों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट किया है। लेकिन भाजपा का वोट बैंक उस सूरत में भी कम नहीं हुआ। कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा जरूर, लेकिन भाजपा का जो वोट बैंक है वहीं खड़ा रहा, और जो वोट बैंक नया था वो बड़ा, और वो वोट बैंक, ओवरऑल वोट बैंक ऐसे ही गिरा था, लेकिन कांग्रेस फिर भी जीत नहीं पाई। अगर आप फिर तीसरा चुनाव आप कैलकुलेट कीजिए, जब यहां से नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाकर उपचुनाव में जब नायब सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाकर के भेजा गया, तब भी वो चुनाव भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत, जो पकड़ थी वो ढीली नहीं की। उनको जो साइलेंट वोट पड़ना था वो पड़ा, और शहर में उतना ही वोट मनोहर लाल खट्टर को भी पड़ा, जो लोकसभा का चुनाव आपने साथ साथ देखा होगा। इसके बाद हिमांशु, अगर आप 4 महीने पहले का विधानसभा चुनाव देख लें तो एक पूरी लहर थी प्रदेश में कांग्रेस की, सुमित्रा सिंह के साथ 8 पार्षद चले गए थे। अगर इस सिनेरियो को आप लगातार, यानी उस ग्राफ को शेयर बाजार में आप देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे बन रहा है हिमांशु, अगर उस ग्राफ को आप देखते हुए नजर आते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ, कुछ नाराजगी होती है, कुछ कास्ट का इम्पैक्ट होता है, और कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा का वोट बैंक बहुत ज़्यादा कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये वोट बैंक भाजपा का कम हुआ होता तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन चूंकि ये वोट परसेंटेज ओवरऑल गिरी है, तो मुझे लगता है कि जितनी शुरू में दिख रही थी कि भाजपा की विक्ट्री होगी, इतनी बड़ी विक्ट्री होगी, तो वो उतनी बड़ी विक्ट्री अभी 10 वार्डों में हमें यही है कि 12-15 हजार वोट बीजेपी लीड कर रही है। बाकी आपको बताएंगे कल 11 नंबर वार्ड का सिनेरियो, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, क्योंकि यहां और बहुत ज्यादा दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। मुकाबले, क्योंकि आपको आगे वार्ड दिखाएगी मित्तू सैनी वाली वार्ड, वार्ड नंबर 15 जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वार्ड नंबर 13 ईश गुलाटी जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वार्ड नंबर 18 जो कि हरीश कुमार, सबसे इंटरेस्टिंग वार्ड है वार्ड नंबर 18, लाडी संधू वाला, वो वार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। वार्ड नंबर 14 जहां पर रोहित जोशी, अमृतलाल जोशी, विनोद तितोरिया मुकाबले में है, वो वार्ड नंबर, ये 4 वार्ड जो हैं ये बहुत रोचक मुकाबले में है। इसके अलावा जो 6 वार्ड बचे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और आपको कल बताएंगे आगे की तस्वीर। वार्ड 10 तक आज का रुझान, और वार्ड 10 के बाद कल 11 से शुरुआत करेंगे और 11 से 20 का परिणाम, फिर ओवरऑल आपको बताएंगे, क्योंकि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई मेरी दोस्त, क्योंकि कहानी का शेष भाग अभी बाकी है।
बिल्कुल सीजन 2 आएगा और सीजन 2 कल ही आ रहा है, कल ही रिलीज हो जाएगा। आज सीजन 1 में हमने आपको वार्ड 10 तक के नतीजे बता दिए, साथ ही साथ मेयर पद के भी क्या नतीजे हैं वार्ड नंबर 10 तक वो भी हमने आपको बता दिया। आपने वीडियो नहीं देखा है, अब देखना शुरू किया है तो पीछे जाइए, हर वार्ड का आपको आंकलन मिल जाएगा, कहां पर बीजेपी लीड कर रही है, कहां पर कांटे की टक्कर है, कहां पर कोई आजाद उम्मीदवार आगे बढ़ रहा है, तो कहां पर रेणु बाला गुप्ता लीड करती हुई नजर आ रही है, कहां पर मनोज वधवा को भी वार्ड में लीड मिल रही है, वो भी हमने आपको बताया है। तो ये पूरे 10 के 10 वार्ड का जिक्र हो गया है। कल इसी टाइम आएंगे, तकरीबन 6:30 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास आपको जानकारी देंगे और उससे पहले हम अपडेट भी कर देंगे कि कब हम आ रहे हैं और कब आप तक सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। हमें दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, धन्यवाद।